हेलो बच्चों, तो हम लोगों ने रिलेटिव मोशन के पहले कई लेक्चर्स किए। तो जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था पुलिस चोर प्रॉब्लम, और उसके थ्रू हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे कि ग्राउंड के फ्रेम में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, पुलिस के फ्रेम में कैसे सॉल्व करते हैं, चोर के फ्रेम में कैसे सॉल्व करते हैं। उसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन था। तो मोटिव ये नहीं था कि हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, हमारा मोटिव ये था कि हमने टॉपिक को समझा, हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। तो आज भी हम लोग प्लान कर लेते हैं कि आज हम कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, उसका मोटिव क्या है, उसका पर्पस क्या है। तो आज मैंने एक एग्जांपल लिया है हंटर और मंकी वाला केस, राइट। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि मंकी बुलेट चलाता है, सॉरी हंटर बुलेट चलाता है मंकी की तरफ निशाना लगा करके, और सेम स्टैंड पर मंकी अपने आप को वहां से ड्रॉप करा देता है, क्योंकि मंकी को लगता है कि अगर वो ड्रॉप नहीं करेगा तो बुलेट उसको हिट कर जाएगी। तो सवाल ये है कि क्या बुलेट उसको हिट करेगी या नहीं करेगी। इन सारी बातों का आंसर देखेंगे। लेकिन मैं फिर आज बता रहा हूं, हमारा मोटिव आंसर निकालना बिल्कुल भी नहीं होता है, हमारा मोटिव होता है चीजों को सीखना। तो पहले मैं बताता हूं कि हम लोग क्या क्या करेंगे। हम लोग इस प्रॉब्लम को पहले ग्राउंड के फ्रेम से सॉल्व करेंगे, क्योंकि रिलेटिव मोशन की जब बात आएगी तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा फ्रेम। इसके बाद हम लोग मंकी के फ्रेम में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग हंटर के फ्रेम में प्रॉब्लम को, सॉरी बुलेट के फ्रेम में प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, राइट। तो पूरा लेक्चर ध्यान से देखोगे तो रिलेटिव मोशन के, रिलेटिव वेलोसिटी के, रिलेटिव एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पहले इस प्रॉब्लम को हम लोग समझते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। हम लोग को जो प्रॉब्लम दी गई है कि यहां पर एक मंकी है, एक मंकी पेड़ पर बैठा हुआ है, ये मंकी और ये पेड़ पर बैठा हुआ है, राइट। अब हंटर क्या करता है, अपनी गन से इस पर निशाना लगाता है। ये हंटर की गन है। अब मान लेना गन ही है, अब एग्जैक्टली जैसा लग रहा तो गन ही तो दिखाई दे रही। तो हंटर क्या करता है, मंकी पर निशाना लगाता है। वो हंटर जैसे ही इससे बुलेट फायर करता है तो मंकी को लगता है कि ये बुलेट उसको लग जाएगी, तो मंकी पेड़ से कूद जाता है। तो हमारी प्रॉब्लम ये थी कि ये बताना है कि क्या बुलेट अभी भी मंकी को लगेगी या मंकी बच जाएगा, राइट। तो जैसे बुलेट हवा में निकली, बुलेट जब हवा में निकली तो उस पर तो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन काम करने लगेगा जी, और मंकी अगर फ्री फॉल कर जाएगा तो मंकी के पास भी एक एक्सेलरेशन होगा जी। बुलेट जो हंटर ने फायर की थी उसकी जो इनिशियल स्पीड थी वो u थी, या v मान लेते हैं कि जो बुलेट फायर करी गई है वो v वेलोसिटी से फायर करी गई है, और इस मंकी की तरफ एम करते हुए फायर की गई है, और मंकी ड्रॉप कर जाता है तो इसकी वर्टिकल डायरेक्शन की जो इनिशियल स्पीड है वो इनिशियल स्पीड 0 है। तो हमें बताना है कि ये बुलेट मंकी को लगेगी या नहीं लगेगी, और अगर लगेगी तो कितनी देर बाद लगेगी। तो कुछ वैल्यूज में दे देता हूं। यहां से गन और मंकी के बीच का जो डिस्टेंस था वो डिस्टेंस सपोज d के इक्वल था। पहले तो सवाल है कि ये लगेगी कि नहीं लगेगी, और इन केस अगर ये लग जाती है तो कितनी देर बाद ये बुलेट इस मंकी को हिट करेगी। तो हम लोग, मैंने पहले बोला था, अगर प्रॉब्लम को समझना है तो सबसे पहले क्वेश्चन को ग्राउंड के फ्रेम में सॉल्व करो, तो वहां से हमें प्रॉब्लम पूरी तरीके से समझ में आती, फिजिक्स समझ में आती, और फिर अगला स्टेप होता है कि अदर फ्रेम में प्रॉब्लम हो सकता है बहुत इजीली सॉल्व हो रही हो। तो हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम लोग जो फ्रेम चूज कर लेते हैं वो फ्रेम चूज करते हैं ग्राउंड का। तो हम लोगों ने फ्रेम ले लिया, और वो फ्रेम कौन सा था, ग्राउंड का। इसका मतलब ग्राउंड पर एक ऑब्जर्वर था, और वो ऑब्जर्वर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर था, और वो ऑब्जर्वर इन सारी बातों को ऑब्जर्व कर रहा है। तो इस वाले ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में हमें ये पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करनी। गॉट इट। तो अगर मैं इस ऑब्जर्वर से पूछता कि बुलेट, जैसे बुलेट फायर की गई थी
तो वो टाइम हम लोग मान लेते कि वो टाइम सपोज था t इक्वल टू 0। तो जिस समय बुलेट फायर की गई उस समय का टाइम था t इक्वल टू 0। तो मैं अगर इस ऑब्जर्वर से पूछता कि दोनों चीजों को ऑब्जर्व करो, बुलेट को और मंकी को, तो बोलेगा कि मंकी की इनिशियल स्पीड है 0 और उसके पास एक्सलरेशन है g, और वो एक्सलरेशन किधर है? डाउनवर्ड है। इसका मतलब जो मंकी का मोशन है वो मंकी का मोशन केवल कैसा होगा? वर्टिकल होगा। अब उसके पास कोई वेलोसिटी तो है नहीं। अब जब मंकी के पास वेलोसिटी नहीं है तो उसको कौन चलाएगा? एक्सलरेशन। तो एक्सलरेशन जिधर भी होगा उस डायरेक्शन में मंकी को मूव करा देगा। इसका मतलब मंकी का मोशन केवल वर्टिकल होगा और मंकी केवल नीचे की तरफ जा रहा होगा। फिर मैंने इस ऑब्जर्वर से बोला कि इस बुलेट को ऑब्जर्व करो। तो ऑब्जर्वर ने बोला कि बुलेट के पास एक स्पीड हॉरिजॉन्टल है। इसका मतलब ये अपनी स्पीड की वजह से हॉरिजॉन्टल तो जाएगा, ये बुलेट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगी। और फिर उसने बोला कि इसके पास एक वर्टिकल एक्सलरेशन भी है, तो एक्सलरेशन भी इसे नीचे की तरफ चलाएगा और एक्सलरेशन इसके पास वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी भी प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब ये आगे भी जा रहा होगा और नीचे भी जा रहा होगा। तो एक बात हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में सीख चुके, प्रोजेक्टाइल मोशन के लेक्चर में, कि अगर कोई मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सलरेशन है और वो 2 डायमेंशनल मोशन है तो फिर मोशन कैसा होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। तो जो बुलेट, अगर मैं बोलता मंकी, तो मंकी कैसा मोशन करेगा? स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। और ये बुलेट कैसा मोशन करेगी? ये मोशन करेगी प्रोजेक्टाइल मोशन। बुलेट का मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन है और मंकी का मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन है। गॉट इट? तो अभी क्वेश्चन है कि लगेगी कि नहीं लगेगी बुलेट इस मंकी पर। तो बुलेट कुछ इस तरीके से मूव करेगी, पैराबोलिक पाथ पर मूव करेगी और ऐसे मूव करेगी, इस तरीके से, ऐसे। ये जो मैंने पाथ बनाया ये किसका बनाया? ये बनाया पाथ ऑफ बुलेट। तो ये जो पाथ है वो किसके लिए? वो बुलेट के लिए। बुलेट को पैराबोलिक पाथ पर मूव करना है और मंकी को स्ट्रेट पाथ पर मूव करना है। मंकी तो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा और वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करेगा। तो अगर मिलने की कोई संभावना होगी तो यहां पर होगी, लेकिन उसकी भी एक शर्त है कि जिस टाइम पर मंकी स्पाइन को कुछ मान लेते हैं पी पॉइंट, जिस टाइम पर मंकी यहां पर पहुंचा हो उसी टाइम पर ये बुलेट भी यहां पर पहुंच गई हो, तभी तो ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो हम लोग के पास एक लॉजिक हो सकता है, जो जब हम इस प्रॉब्लम को ग्राउंड से सॉल्व करेंगे तो वहां पर लॉजिक इंपॉर्टेंट होगा, राइट? तो लॉजिक क्या होगा? वर्टिकल डायरेक्शन में इस बुलेट को नीचे कौन चला रहा है? केवल एक्सलरेशन। और वो एक्सलरेशन कितना था? वो एक्सलरेशन था g। और वर्टिकल डायरेक्शन में इस मंकी को नीचे कौन चला रहा है? वो भी केवल एक्सलरेशन चला रहा है। तो ये सिचुएशन अगर टाइम t इक्वल टू 0 की थी तो मैं तुमसे पूछता t टाइम में बुलेट नीचे कितना गिर जाएगी? तो कौन गिराएगा? एक्सलरेशन। और हम लोग को पता है कांस्टेंट एक्सलरेशन t टाइम में कितना गिरा देता है? हाफ at स्क्वायर। इसका मतलब t टाइम में बुलेट डाउनवर्ड हाफ gt स्क्वायर गिर जाएगी और t टाइम में ये मंकी कितना गिर जाएगा? तो t टाइम में मंकी भी कितना गिर जाएगा? हाफ gt स्क्वायर। इसका मतलब बुलेट और मंकी दोनों सेम टाइम में सेम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक ही लेवल पर थे और दोनों कैसा गिरेंगे? दोनों बराबर गिरेंगे। तो मैं सपोज कोई t1 टाइम ले लेता और t1 टाइम में बोलता कि जो हम लोगों की बुलेट थी वो यहां पर पहुंच गए, ये टाइम था t1। तो बुलेट कितना गिर चुकी होगी? वो गिर चुकी होगी हाफ g t1 स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही? तो मंकी भी कितना गिर चुका होगा? मंकी को मैंने बड़ा बना दिया, एक्चुअली वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है।
तो मंकी भी गिर चुका होगा कितना, हाफ जी t1 स्क्वायर। t2 टाइम में सपोज बुलेट यहां पर पहुंच के, तो बुलेट कितना गिर गई होगी, हाफ जी t2 स्क्वायर। तो मंकी भी कितना गिर गया होगा, हाफ जी t2 स्क्वायर। थोड़ा टाइम और बीतेगा तो बुलेट यहां पर पहुंचेगी, तो जितना बुलेट गिरेगी उतना मंकी गिरेगा। तो एक लॉजिक तो आ रहा है निकल के, क्या कि जैसे जैसे टाइम बीतता रहेगा वैसे वैसे दोनों नीचे जाते रहेंगे, लेकिन दोनों हमेशा कैसे रहेंगे, एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पर रहेंगे। तो अगर एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पर रहेंगे और ये गैप लगातार घट रहा है, पहले ज्यादा था फिर कम हुआ फिर कम हुआ फिर कम हुआ फिर और कम हो गया, तो जब दोनों को एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पर रहना है, और दूसरी बात मंकी तो वर्टिकल चलेगा लेकिन बुलेट क्या करेगी, मंकी से उसका गैप घटता रहेगा, अप्रोच होता रहेगा। इसका मतलब अगर दोनों को एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पर रहना है तो एक टाइम ऐसा आएगा जब बुलेट भी यहां पर होगी और मंकी भी यहां पर होगा। लॉजिक से क्लियर हो गया कि बुलेट विल हिट द मंकी। अगर मंकी डाल पर बैठा रहता तो बच जाता, फिजिक्स आती भी नहीं थी और फिजिक्स लगा भी दी उसने। उसको लगा कि गोली चल गई है, अब तो कूदना जरूरी नहीं तो मारा जाऊंगा, लेकिन तब भी गोली मंकी को लग गई। अब समझ में फिजिक्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अगर फिजिक्स उसे आती होती तो अपनी जान बचा लेता। तो फिजिक्स बहुत से लोगों की जान बचा देती है। तुम्हारी जान भी बचेगी तभी जब फिजिक्स आएगी, चाहे कोई भी एग्जाम दे करके आओ। आईटी में लोग आउट हो जाते हैं फिजिक्स की वजह से, नीट में आउट हो जाते। नीट का तो कहना ही क्या है, नीट में जो डिटरमाइनिंग सब्जेक्ट है, जो स्टूडेंट को बाहर कर देता है, वो केवल कौन सा है, फिजिक्स है। इसलिए फिजिक्स का आना बहुत जरूरी है। और फिजिक्स आती कैसे, ये भी एक बड़ा सवाल है। ऐसा भी नहीं कि बहुत मेहनत करते रहे फिजिक्स आ जाएगी। फिजिक्स को जब कंसेप्चुअली समझोगे तो आएगी, उसकी फिलॉसफी को समझोगे, उसके दर्शन को समझोगे, चीजों को देखोगे विजुलाइज होते हुए, तो फिजिक्स आएगी। अभी इन्हीं प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस में देखा करता हूं, बाकी लोग सॉल्व करते हैं तो कुछ नहीं, आंसर निकालना है, नोट्स बना रहे हैं बहुत सारे, ये प्रॉब्लम आएगी तो ऐसे सॉल्व करेंगे, वो आएगी तो ऐसे सॉल्व करेंगे, जबकि सब प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट सेम होता है। जो भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट होगा सब जगह एक ही तरीके से अप्लाई होता है। तो जान बचानी तो क्या चाहिए, फिजिक्स पढ़नी चाहिए। कैसे पढ़नी चाहिए, कंसेप्चुअली पढ़नी चाहिए। नहीं पढ़ोगे तो जैसे मंकी की गई तुम्हारी भी जान वैसे जाएगी। अब उस तरीका अलग अलग होगा, तुम्हारा एग्जाम में बदला लेगी और इसका यहां पर ले लिया उसने, राइट। इसका मतलब ग्राउंड के फ्रेम में हमने लॉजिक दे दिया क्या, कि बुलेट मंकी को हिट करेगी। अभी क्वेश्चन है कितनी देर में हिट करेगी। तो मैंने बोला था कि टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो जब एक डायरेक्शन में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग दूसरे डायरेक्शन की चिंता बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सॉल्व करता हूं। तो अगर मैं केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन काउंट करता तो बुलेट यहां पर थी और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसके पास जो वेलोसिटी थी वो कैसी थी, कांस्टेंट थी, और डिस्टेंस कितना था, d था। तो जब बुलेट मंकी को यहां पर हिट करी तो मैं तुमसे पूछता कितना डिस्टेंस उसने चल लिया, तो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया d, और इस डायरेक्शन का डिस्टेंस किस स्पीड से ट्रेवल किया गया, v से ट्रेवल किया गया। तो इस बुलेट को मंकी को हिट करने में जो टाइम लगेगा वो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। d डिस्टेंस चलना और v स्पीड से चलना है, इसका मतलब जो टाइम लगेगा वो d अपॉन v का टाइम लगेगा। तो ये प्रॉब्लम हमें ग्राउंड के फ्रेम में समझ में आ गई कि कैसे लॉजिक एस्टैब्लिश करने हैं। अभी और भी केसेस के सॉल्व करेंगे कि मान लो मंकी जो हंटर है वो ऐसे शूट करता है और मंकी इस लाइन पर था। अभी मैंने केस उठाया है कि मंकी और गन दोनों एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पर थी। अब दूसरा केस उठाऊंगा कि हंटर ग्राउंड पर खड़ा है और मंकी पेड़ पर चढ़ा हुआ है और वो नीचे से निशाना लगाता है। उस केस में क्या होगा, तो यहां पर तो दिख भी रहा था कि नहीं दोनों एक लेवल पर थे और एक ही लेवल पर रहेंगे, तो वो प्रॉब्लम भी देखेंगे। लेकिन मैं एक बात बता दूं, अभी तक मैंने जो डिस्कस किया है ना, एक्चुअली मोटिव ये नहीं है, क्योंकि हम तो रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ रहे थे, लेकिन यहां पर तो रिलेटिव मोशन अभी तक मैंने यूज ही नहीं किया है।
लेकिन फिर मैं बोलता हूं कि सबसे पहले प्रॉब्लम को घर में इससे सॉल्व करना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि प्रॉब्लम हमें तब अच्छे से समझ में आती है। फिर शॉर्टकट्स की बात आती है कि रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट अगर यूज करेंगे तो ये प्रॉब्लम हमें ज्यादा सिंपल दिखाई देगी और ज्यादा इजिली सॉल्व होगी, कम टाइम में सॉल्व होगी। तो इसी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं अब रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से। ध्यान से देखते रहना, किसी चीज को सीखना हो तो उसके लिए जरूरी है कि उसको पूरा पढ़ा जाए, मतलब पूरे लेक्चर को ध्यान से सुना जाए। अगर कोई 2 मिनट में चीजें सिखाई जा सकती होती तो अब तक सिखा दी गई होती, लेकिन 2 मिनट में कुछ सीखा नहीं जा सकता। तो अब हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। यहां पर थी गन, ये गन है, गन से हंटर ने एक बुलेट फायर करी और मंकी यहां पर था। ये क्या था, बुलेट, और ये कौन था, मंकी। उनको प्रॉब्लम में इन्वॉल्व कर दिया था जिनको फिजिक्स नहीं आती, मंकी को इन्वॉल्व कर दिया। बोलो, टाइम t इक्वल टू 0 पर बुलेट फायर कर दी गई। अब फ्रेम बदल लेते हैं, राइट। तो हम लोग फ्रेम चूज कर लेते हैं, कोई भी चूज कर सकते हो। अभी तक ग्राउंड पर थे, अब हम लोग फ्रेम मान लेते हैं, किसको, मंकी को। सबसे ज्यादा ऑब्जर्व तो मंकी करोगे, अरे बुलेट चली मेरी तरफ आ रही तो लगेगी आकर के मुझसे। चलो मंकी से ही बात करते हैं, राइट। तो मंकी हम लोगों का फ्रेम हो गया। तो फिर मैंने मंकी से पूछा कि तुम्हारे फ्रेम में तुम कैसे दिखते हो, तो वो बोलेगा मैं तो अपने फ्रेम में हमेशा रेस्ट पर हूं। तो जो अपने फ्रेम में हमेशा रेस्ट पर रहेगा उसकी वेलोसिटी भी 0 रहेगी और एक्सेलरेशन भी 0 रहेगा। तो मंकी बोलेगा मैं तो कंप्लीट रेस्ट पर हूं, टाइम बदलता रहेगा लेकिन मेरी ये स्टेट जो रेस्ट की है ये नहीं बदलेगी। अब मैंने इससे बोला कि बुलेट को ऑब्जर्व करो, तो उसने बोला बुलेट को जब फायर किया गया था तो बुलेट के पास जो स्पीड थी वो v के इक्वल थी। उसने बोला बुलेट के पास, क्योंकि फायर करने के बाद वो बुलेट ग्रेविटी में है, तो उसके पास एक डाउनवर्ड एक्सेलरेशन भी था। तो ये तो उसने वो बताया जो उसके पास ग्राउंड के फ्रेम में था। फिर क्या बोलेगा, मंकी बोलेगा मेरे पास ग्राउंड के फ्रेम में कोई स्पीड नहीं थी इनिशियल, लेकिन जब मैं कूदा था तो मेरे पास एक एक्सेलरेशन जरूर आ गया था, किधर, नीचे की तरफ। तो मैंने कहा फिर इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो उसने बोला जिस फ्रेम से सॉल्व करते हैं उसकी वेलोसिटी हो तो उल्टा रिवर्स करके ऐड कर देते हैं, और एक्सेलरेशन हो तो भी रिवर्स करके ऐड कर देते हैं। तो मैंने पूछा कि तुम्हारे पास कोई इनिशियल वेलोसिटी थी, कहता है नहीं थी। तो वेलोसिटी के करेक्शंस तो नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे पास एक्सेलरेशन था, उसने बोला हाँ। मैंने कहा किधर, कहता है नीचे। मैंने कहा कितना, कहता है जी। तो मैंने कहा फिर क्या करोगे, उसने बोला मेरा नीचे था तो बुलेट पर इसी को उल्टा करके ऊपर लगा दूंगा। तो वो तुरंत जब बुलेट को देखेगा तो अपने फ्रेम में बोलेगा कि एक एक्सेलरेशन रिवर्स करके अपना वाला ऊपर लगा दो। ये भी जी था और ये भी जी था और दोनों अपोजिट थे, इसका मतलब दोनों कैंसिल हो गए। इस जी ने इस जी को कैंसिल कर दिया एक्सेलरेशन, तो वेक्टर क्वांटिटी। तो बचा क्या, वेलोसिटी। इसका मतलब मंकी को ये बुलेट विदाउट एक्सेलरेशन मूव करती दिखेगी। तो मंकी बोलेगा कि बुलेट के पास मेरे फ्रेम में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या उसके पास वेलोसिटी है, तो कहता हाँ। मैंने कहा कितनी, कहता है v। मैंने कहा किधर, कहता मेरी तरफ। तो मंकी पता है क्या सोचेगा, मंकी सोचेगा मैं तो रुका हूं, इस बुलेट के पास एक्सेलरेशन है नहीं तो एक्सेलरेशन इसे चलाएगा नहीं, लेकिन इसके पास एक वेलोसिटी जरूर है, वो इसे चलाएगा, और वो है किधर, वो कहता है मेरी तरफ ही है। तो मंकी रेस्ट पर है, वेलोसिटी इसकी तरफ है, तो क्या ये बुलेट इस मंकी की तरफ जाएगी, यस, और जा करके इस मंकी से टकरा जाएगी।
मतलब दिस बुलेट विल हिट मंकी। लेकिन बुलेट टकराने के पहले डिस्टेंस कितना चलेगी? तो डी चलेगी। तो इस बुलेट को मंकी तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा? डी अपॉन वी। प्रॉब्लम आसान हो गई। कैसे? एक ही क्वेश्चन में दो ऑब्जेक्ट थे, पहले दोनों मूव कर रहे थे, दोनों के पास एक्सेलरेशन थे, एक के पास वेलोसिटी थी, तो प्रॉब्लम थोड़ी डिफिकल्ट लग रही थी। लेकिन जब एक रेस्ट पर आ गया तो प्रॉब्लम तो सिंपल हो गई ना, और बड़े आराम से समझ में भी आ गया और आंसर भी निकला। ये कौन सा फ्रेम था? ये फ्रेम था मंकी का फ्रेम। अब आते हैं बुलेट के फ्रेम में। तो अगर हम लोग फ्रेम मान लेते हैं बुलेट को, अब की बार हम लोग किसको फ्रेम मान रहे हैं? अब की बार हम लोग फ्रेम मानते हैं बुलेट को। बस रिलेटिव वेलोसिटी का यही इंपॉर्टेंट पार्ट है, रिलेटिव मोशन का। अब रिलेटिव वेलोसिटी में नहीं बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर एक्सेलरेशंस भी आ रहे हैं, तो रिलेटिव एक्सेलरेशंस के भी केसेस यहां पर हैं। अब की बार हम लोग फ्रेम मानते हैं बुलेट को। तो बुलेट को जब फायर किया गया था उस समय इसके पास स्पीड थी v, और मंकी उस समय रेस्ट पर था। लेकिन जब फायर किया गया था तो उसके जस्ट बाद बुलेट हवा में आ गई, तो उसके पास एक्सेलरेशन नीचे था, और मंकी भी कूद गया तो उसके पास भी एक्सेलरेशन नीचे था। तो ये वाली जो सिचुएशन थी वो सिचुएशन तो थी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ये सिचुएशन किसके रिस्पेक्ट में? ये सिचुएशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ओके, लेकिन हमें किसके रिस्पेक्ट में बतानी? हमें बतानी बुलेट के रिस्पेक्ट में। तो बुलेट पर कोई ऑब्जर्वर बिठा देते हैं। बुलेट पर ये ऑब्जर्वर बैठा है। जो ऑब्जर्वर बुलेट पर बैठा है उसे बुलेट कैसी दिखाई देगी? तो वो ऑब्जर्वर बोलेगा कि ये बुलेट उसे रेस्ट पर दिख रही है। जिस फ्रेम में बैठे होते वो फ्रेम हमें रेस्ट पर दिखता है। हम अर्थ पर खड़े तो अर्थ रेस्ट पर है, कमरे के अंदर है तो कमरा रेस्ट पर है, अगर मैं ना चलूं तो, राइट। तो बुलेट के फ्रेम में बुलेट कैसी हो गई? रेस्ट पर। अब इस ऑब्जर्वर जो इस बुलेट पर बैठा है, मैं इससे बोलता हूं कि भाई तुम मंकी को ऑब्जर्व करो। तो उसने बोला कि जब मंकी को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मंकी के पास एक पहले से एक्सेलरेशन था, वो बना लेते हैं। कहा ठीक है, अच्छी बात है। कहता मंकी के पास और कुछ था नहीं इनिशियल। कहता मेरे पास एक वेलोसिटी जरूर थी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, लेकिन जब अपने फ्रेम से इसको देखूंगा तो अपनी वाली वेलोसिटी को रिवर्स करके ऐड कर दूंगा। तो चूंकि बुलेट की वेलोसिटी थी राइट साइड पर, तो रिवर्स करेगा तो पीछे आ जाएगा, वो इसने ऐड कर दिया। अब उसने बोला कि मेरे पास एक एक्सेलरेशन भी था, किधर? नीचे की तरफ था। तो अगर बुलेट के पास एक्सेलरेशन नीचे, तो जो ऑब्जर्वर बुलेट पर बैठा होगा जब मंकी को देखेगा तो अपने वाले एक्सेलरेशन को रिवर्स करके इस मंकी पर ऐड कर देगा, तो वो एक्सेलरेशन इस मंकी पर ऊपर की तरफ ऐड कर देगा। तो ये दोनों एक्सेलरेशन चूंकि अपोजिट थे तो एक दूसरे को कैंसिल कर गए, तो बचा केवल क्या? वेलोसिटी। इसका मतलब इस बुलेट के फ्रेम में जो ऑब्जर्वर बुलेट पर बैठ करके इस पूरी प्रॉब्लम को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो बोलता है कि बुलेट रेस्ट पर है, और जो यहां पर मंकी है, राइट, वो मंकी इसके पास एक वेलोसिटी है इसकी तरफ लेफ्ट साइड पर। तो अब मैं इस बुलेट से पूछता कि क्यों बुलेट कैसे? उसने बोला रेस्ट पर। मैंने कहा मंकी? कहता मंकी के पास नो एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन तो कैंसिल हो गए, तो मंकी के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं था। मैंने पूछा मंकी के पास कोई वेलोसिटी? कहता है हाँ। मैंने कहा कितनी? बोलता है v। मैंने कहा किधर? कहता है मेरी तरफ। तो कहता बुलेट पर जो ऑब्जर्वर बैठा है, मतलब बुलेट पर ऑब्जर्वर जो बैठा है, बोलता है मंकी इसी लाइन पर है, इसकी वेलोसिटी मेरी तरफ है, एक्सेलरेशन है नहीं, मतलब कोई वेलोसिटी को बदल नहीं सकता है, तो ये लगातार इसी की तरफ आता रहेगा और हिट कर जाएगा। मतलब मंकी और बुलेट दोनों एक दूसरे से टकरा जाएंगे, मतलब बुलेट ने मंकी को हिट कर दिया। तो इसका आंसर तो यस आ गया कि बुलेट विल हिट मंकी। कितनी देर में? तो बोलेगा कि डी डिस्टेंस थी और इस डिस्टेंस को v स्पीड से अगर ट्रैवल किया जाएगा तो जो टाइम लगेगा वो d अपॉन v लगेगा। इसका मतलब मंकी को बुलेट हिट करेगी, और कितने टाइम में हिट करेगी? वो हिट करेगी d अपॉन v टाइम में।
क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो ये तो हम लोगों ने तीनों फ्रेम से सॉल्व किया। सबसे पहले किस में सॉल्व करना है? ग्राउंड के फ्रेम में। फिर किस में सॉल्व करना है? मंकी के फ्रेम में। फिर किस में सॉल्व करना है? बुलेट के फ्रेम में। तो बुलेट और मंकी के फ्रेम में प्रॉब्लम थोड़ी सी सिंपल दिखाई दी, ठीक। अब इसका थोड़ा सा वर्जन और चेक करते हैं। वो वर्जन क्या है? अभी तो मैंने दोनों को एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पर ले लिया था। मान लो प्रॉब्लम ऐसी पूछी जाए, मान लो यहां पर हंटर था और यहां पर एक मंकी बैठा था, इस जगह पर ये मंकी था, ये मंकी, और इस पॉइंट से एक बुलेट फायर करी और बुलेट की स्पीड थी v। और इस बुलेट की जो डायरेक्शन थी वो मंकी को एम कर रही थी और ये ग्राउंड था। ये क्या था? ग्राउंड था। मैंने बोला ग्राउंड के फ्रेम में सॉल्व करो, सीखने को मिलेगा। हाँ, पेपर में सवाल आए तो मत करो ग्राउंड के फ्रेम में। तो कहोगे पेपर में आएगा तो ग्राउंड के फ्रेम में सीखे क्यों? क्योंकि ग्राउंड के फ्रेम में करोगे तो चीजें समझ में आएंगी। जब समझ में आएंगी तो समझदारी बड़ी हो जाएगी, और जब समझदारी बड़ी हो जाएगी तो पेपर में सवाल भी सॉल्व हो जाएगा। जब समझदारी छोटी हो जाएगी तो पेपर में भी सवाल नहीं सॉल्व होगा। इसलिए ग्राउंड के फ्रेम में जरूर करना चाहिए, राइट। इसका लॉजिक मैं थोड़ा सा हिंट कर चुका हूं, कर भी चुका हूं एक्चुअली, जब मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर डाला था। तो मैंने बोला था कि बिल्कुल एक डिफरेंट व्यू में प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं, तो वहां पर इसके लॉजिक्स मिल जाएंगे। जो उस तरीके से सोचते हैं तो ग्राउंड के फ्रेम में भी अच्छे लॉजिक्स मिल जाएंगे। ये सिचुएशन है t इक्वल टू 0 की, t इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन है कि क्या बुलेट मंकी को हिट करेगी? यस और नो? देखते हैं भाई हिट करेगी नहीं। तो सबसे पहले तो जरूरी है कि हम अपना फ्रेम चुनें, और हमें सीखना है चूंकि, तो हम तो पहले सवाल को ग्राउंड से ही डिस्कस करेंगे ताकि प्रॉब्लम समझ में आए तुम लोगों को। जब समझ में आएगी तो शॉर्टकट्स तो बाद में अपने आप मिल ही जाते हैं। जब नहीं समझ में आती तो शॉर्टकट भी नहीं काम करते। ग्राउंड के फ्रेम में वेलोसिटी v थी, और जब ये बुलेट गन से बाहर निकल चुकी होगी तो इसके पास एक एक्सेलरेशन भी आ गया होगा, और वो किधर रहा होगा? नीचे। मंकी ने जैसे ही देखा कि हंटर ने बुलेट फायर करी तो वो भी पेड़ से कूद गया, तो उसके पास भी वही एक्सेलरेशन नीचे आ गया। मंकी के पास कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं थी, 0। तो मंकी को केवल कौन चला रहा था? एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो मंकी केवल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकता है, राइट। अब बुलेट की बात करते हैं। तो बुलेट v स्पीड से चल रही थी, अगर एक्सेलरेशन ना होता तो ये इस डायरेक्शन में जाती। अगर एक्सेलरेशन नहीं होता तो ये बुलेट इसी लाइन पर मूव करती। तो मैं एक बार मान लेता हूं कि कोई एक्सेलरेशन नहीं था, तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होता तो ये बुलेट ऐसे चलते चलते यहां पर पहुंच जाती, इस जगह पर। अगर कोई एक्सेलरेशन नहीं होता तो इसे कुछ टाइम लगता, और वो टाइम मैं मान लेता हूं कि वो टाइम लगता t0। अगर कोई एक्सेलरेशन ना होता और केवल वेलोसिटी होती तो मैं बोलता कि ये बुलेट इसी स्ट्रेट लाइन पर चलती रहेगी और आगे जा सकती, लेकिन मैं यहां तक केवल ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो उसे टाइम लगता t0, लेकिन एक्सेलरेशन तो था। तो मैं इसी t0 की बात करता हूं, इसी पर्टिकुलर टाइम t0 की बात करता हूं। तो t0 टाइम तक अगर एक्सेलरेशन रहा होगा तो वेलोसिटी ने जो चलाया वो तो चलाया ही चलाया, लेकिन एक्सेलरेशन ने नीचे भी गिरा दिया होगा। तो t0 टाइम तक एक्सेलरेशन g किसी ऑब्जेक्ट को नीचे कितना गिरा देगा? ½ g इंटू t0 स्क्वायर।
इसका मतलब ये वाली बुलेट कुछ ऐसे मूव करती, टाइम कम था तो ये किसने गिराया, एक्सलरेशन ने, और थोड़ा आगे टाइम बढ़ गया तो एक्सलरेशन ने ज्यादा गिरा दिया, और आगे गए तो और ज्यादा गिरा दिया, और आगे गए तो और ज्यादा गिरा दिया, यहां पर पहुंचे तो इतना गिरा दिया। अगर मान लेता ये टाइम था t1 और ये टाइम था t2, ये टाइम था t3 और ये टाइम था t4 और यहां तक का टाइम था t0, तो मुझे बताओगे ये कितना आएगा, हाफ जी t1 स्क्वायर। एक्सलरेशन कांस्टेंट हो तो t टाइम में कितना गिरा देता है, हाफ जी t स्क्वायर। t2 टाइम में इतना गिर गया, तो वर्टिकल डायरेक्शन के एक्सलरेशन ने कितना गिरा दिया होगा, हाफ जी t2 स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, हाफ जी t3 स्क्वायर। ये कितना आएगा, हाफ जी t4 स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, अगर इसकी बात करें तो दिस इज हाफ जी t0 स्क्वायर। चलो हो गई बात। इसका मतलब जब इस समय यहां पर बुलेट पहुंची होगी तो इस समय का टाइम कितना था, इस समय का टाइम था t0, और ये बुलेट गिर कितना गई, पहुंचना यहां पर था और पहुंची यहां पर, तो कितना नीचे आ गई, हाफ जी t0 स्क्वायर। इतनी देर तो मंकी भी चला होगा, तो इतनी देर अगर मंकी चला होगा तो मंकी को तो केवल एक्सलरेशन चला रहा था, इसका मतलब ये मंकी भी नीचे कितना आ गया होगा, हाफ जी t0 स्क्वायर। तो t0 टाइम पर जब बुलेट यहां पर पहुंचेगी तो मंकी भी यहीं पर होगा। मैंने बोला ग्राउंड के फ्रेम में प्रॉब्लम कभी कभी डिफिकल्ट हो जाती, और डिफिकल्ट होना जरूरी है और उसको सॉल्व करना उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि थोड़ी बुद्धि खुलती है, ग्राउंड के फ्रेम में प्रॉब्लम समझ में आती है। हाँ, फिर कोई अच्छा फ्रेम ले लें तो मजा भी आता है, करे ये तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो लॉजिक समझ में आया, लॉजिक समझ में ये आया कि अगर एक्सलरेशन दोनों का हटा देता तो ये इसी लाइन पर चलता, तो यहां तक पहुंचने में उसे t0 टाइम लग गया, लेकिन एक्सलरेशन हटा देने से हट थोड़ी ना जाएगा, वो तो था। तो उतनी देर में ये पता करना है कि एक्सलरेशन ने नीचे कितना गिरा दिया होगा, तो वेलोसिटी ने इतना चलाया और एक्सलरेशन ने इतना चला दिया, और जितना बुलेट को नीचे चलाया उतने एक्सलरेशन ने मंकी को भी नीचे चलाया। तो जितना इस पॉइंट से बुलेट नीचे आ गई उतना ही मंकी भी नीचे आ गया। इसका मतलब दोनों इस जगह पर मीट कर गए, तो यहां पर बुलेट ने मंकी को हिट कर दिया। तो यहां पर लॉजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजन्स इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके डेवलप होने में वक्त लगता है, जब चीजों को सही तरीके से पढ़ा जाए तब वो डेवलप होते हैं। और जैसे हम लोगों ने दर दर करना शुरू किया कि यार बिना लॉजिक समझे, बिना रीजन समझे, बिना फिलॉसफी समझे, बिना कॉन्सेप्ट समझे हम चाहते हैं कि हम प्रॉब्लम फिजिक्स की सॉल्व कर दें, तो हम उसी समय अपने कॉन्सेप्ट से डिविएट कर जाते हैं और फिर हमें पूरी फिजिक्स फैक्ट नजर आती है केवल, तो फिर वो हमसे सॉल्व ही नहीं होती। ग्राउंड के फ्रेम में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, गॉट इट। अब आते हैं जो हम लोगों का मकसद होता है, क्या, रिलेटिव मोशन। ये ग्राउंड था, यहां पर एक मंकी था, ये मंकी था, मंकी पेड़ पर बैठा था, और इस लाइन पर एक हंटर था और उसने अपनी गन से इस मंकी की तरफ एक बुलेट फायर करी और 20 स्पीड से फायर करी। मंकी तो इनिशियली था रेस्ट पर, लेकिन जैसे ही देखता है कि फायरिंग हुई तो मंकी क्या करता है, कूद जाता है। कूद जाता है मतलब ये ड्रॉप कर जाता है। ड्रॉप के केस का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0, राइट। क्वेश्चन है कि अब ये बुलेट मंकी को हिट करेगी कि नहीं करेगी, तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं हिट करेगी, राइट। लेकिन अब क्वेश्चन को डिफरेंट फ्रेम में सॉल्व करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फ्रेम चूज कर लेते हैं और वो फ्रेम चूज करते हैं मंकी का। तो मंकी से ये पूछते हैं कि क्या क्या तुम्हें दिख रहा है,
तो मैंने मंकी से पूछा कि क्या तुम्हारे पास इनिशियल वेलोसिटी, कहता नहीं मैं तो डाल पर बैठा था, मैं तो कूद गया था। मैंने कहा तुम्हारे पास क्या एक्सलरेशन था, कहता हाँ जैसे मैं कूदा तो ग्रेविटी का एक्सलरेशन मेरे पास जरूर था। तो उसके पास इनिशियल एक एक्सलरेशन था और वो कांस्टेंट था, वो तो नहीं रहेगा टाइम बदलने के साथ, लेकिन कोई वेलोसिटी नहीं थी। बुलेट जब हवा में गई होगी तो उस पर भी ग्रेविटी का एक्सलरेशन काम कर रहा होगा। तो मैंने इस मंकी से बोला कि तुम अपने फ्रेम में खुद को कैसा देख रहे हो, कहता है रेस्ट पर। तो रेस्ट पर होने का मतलब वो चल नहीं रहा है, चल नहीं रहा है तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो वेलोसिटी नहीं आ रही, और वेलोसिटी नहीं आ रही तो एक्सलरेशन भी नहीं। मतलब मंकी एक्स वी ए, मंकी के लिए तीनों जीरो हो गए। मैंने इससे कहा बुलेट को देखो, तो कहता मैं तो देख ही रहा हूं बुलेट को। तो उसने बुलेट को देखा तो बोला बुलेट के पास एक वेलोसिटी है और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसके पास एक्सलरेशन था, लेकिन मेरे पास ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सलरेशन जी था और वेलोसिटी मेरे पास थी नहीं। तो वेलोसिटी में करेक्शंस तो नहीं करने, लेकिन हाँ एक्सलरेशन उसने बोला कि मेरे पास अगर जी नीचे की तरफ था और मैं अपने फ्रेम में इसको ऑब्जर्व करूंगा तो वो एक्सलरेशन मैं रिवर्स करके इस बुलेट पर ऊपर लगा दूंगा। तो ये एक्सलरेशन और ये एक्सलरेशन कैंसिल हो गए। मतलब मंकी के फ्रेम में बुलेट के पास कोई एक्सलरेशन नहीं आ रहा, नो एक्सलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू मंकी। मंकी के फ्रेम में बुलेट के पास कोई भी एक्सलरेशन नहीं है, लेकिन मंकी के फ्रेम में बुलेट के पास एक वेलोसिटी जरूर है, और वो कितनी, v। वो वेलोसिटी है किसकी तरफ, खुद मंकी की तरफ है। तो क्या हिट करेगा, यस। लॉजिक क्या मंकी देगा, मंकी बोलेगा मैं खुद को तो रेस्ट पर देख रहा हूं भाई, मैं तो चलूंगा नहीं, लेकिन बुलेट के पास मैं एक वेलोसिटी भी देख रहा हूं और कहता हूं वेलोसिटी मेरी तरफ है, और बुलेट के पास कोई एक्सलरेशन भी नहीं। तो एक्सलरेशन वेलोसिटी बदलता है, लेकिन एक्सलरेशन है नहीं तो वेलोसिटी बदलेगी नहीं, ना डायरेक्शन बदलेगी ना मैग्नीट्यूड। तो कहता है ये तो मेरी तरफ ही आता रहेगा और जा करके हिट कर जाएगा। इट मींस दिस बुलेट विल हिट मंकी। ओके, तो ये तो पता चल गया। अब ये क्वेश्चन ये पूछ सकता था कितनी देर बाद हिट करेगी, तो कितनी देर बाद हिट करेगी तो हम लोग आंसर कर सकते हैं। मान लो हमको ऐसे देता है कि ये पेड़ पर मंकी चढ़ा था और इसकी यहां से डिस्टेंस थी x और ये वाला एंगल था थीटा, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, x अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू बेस अपॉन कॉस थीटा। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना था, x अपॉन कॉस थीटा, और कितनी स्पीड से इसको चलना है, v से। तो यहां से यहां तक बुलेट को पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, x अपॉन कॉस थीटा और अपॉन v। इसका मतलब इतनी देर बाद बुलेट मंकी को हिट कर देगी। आया समझ में। तो ये प्रॉब्लम हम लोगों ने कौन से फ्रेम में सॉल्व करी, ये प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व करी किसके फ्रेम में, मंकी के फ्रेम में सॉल्व करें। एक वेक्टर मेथड भी बताऊंगा लास्ट लेक्चर में, कि अभी चीजों को विजुलाइज करना समझना जरूरी, इसलिए ऐसे बता रहा हूं। बाकी एक वेक्टर मेथड होगा, डायरेक्ट आंसर दे देगा कि हिट करेगा या नहीं करेगा, राइट। तो वेक्टर मेथड में हम लोग लास्ट में आएंगे। तो ये तो हो गया फ्रेम मंकी का। हमने बोला था हम लोगों को प्रॉब्लम सीखनी है, तो हम लोग डिफरेंट फ्रेम में क्वेश्चन सॉल्व करें, ग्राउंड के फ्रेम में भी सॉल्व करें, आंसर निकालना केवल पर्पस नहीं है, राइट। अब आते हैं दोबारा फिर इसी प्रॉब्लम पर। ये ग्राउंड था, यहां पर एक हंटर था और उसने बुलेट फायर करी और बुलेट के पास स्पीड थी v, और इसी लाइन पर यहां पर एक मंकी बैठा था डाल पर। जैसे उसने देखा कि बुलेट फायर और मंकी ड्रॉप कर गया, वही सेम केस है, बट सिर्फ इतना बदलते हैं हम लोग, क्या हम लोग बदलते हैं अपना फ्रेम। अब की बार मैं अपना फ्रेम मान रहा हूं बुलेट को। ग्राउंड के फ्रेम में सॉल्व कर लिया, मंकी के फ्रेम में सॉल्व कर लिया,
तो बुलेट के फ्रेम में भी सॉल्व कर लेते हैं। तो बुलेट पर हमने एक छोटा सा ऑब्जर्वर बिठा दिया, एक इतना छोटा जिसके मास ने इसके मास को अफेक्ट नहीं किया। इस ऑब्जर्वर से सारी जानकारियां लेंगे, सारी खुफिया जानकारियां। तो पहले देख लेते हैं ग्राउंड के फ्रेम में क्या क्या दिख रहा था। तो ग्राउंड के फ्रेम में इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं थी, ग्राउंड के फ्रेम में इसके पास एक एक्सेलरेशन जी था, ग्राउंड के फ्रेम में इसके पास वेलोसिटी थी, और बुलेट जैसी हवा में गई तो उसके पास भी एक एक्सेलरेशन जी आ गया। तो ये बातें हमें दिख रही हैं ग्राउंड के फ्रेम।